10 टिकट में 7 आके दिए, लोगों को बताया कि एक बहुत अच्छा सेमिनार हो रहा है और आप है और मेरठ के ऐसे खास लोग वहाँ पे आ रहे हैं। मतलब जितना, और मुझे उम्मीद यही थी कि भई फ्री में ही तो आना है, खाना-वाना भी खाएँगे और संडे का दिन है, सब फ्री रहते हैं, इनका लगना थोड़ी ना है कुछ, आ ही जाएँगे। क्योंकि अब से पहले जब हम बुलाते थे किसी को पार्टी-वार्टी के लिए, दावत के लिए घर में, तो सब आ जाते थे। तो उम्मीद मुझे यही थी कि शायद आ ही जाएँगे और 1% भी मेरे मन में ये नहीं आया कि यहाँ लोग बाग मना भी करते हैं। यहाँ लोग बाग फ्री की भी दावत खाने नहीं आते हैं। पर जब मैंने प्रैक्टिकली अपनी आँखों से देखा, मैंने कहा ये तो बड़ी खराब है दुनिया। बताओ 300 रुपए के मैंने टिकट लिए हैं और इन्हें आके खाना खाने में क्या जा रहा था? वैसे ही थोड़ी देर ही रुक के चले जाते, ऐसा मुझे लग रहा था। खूब फ़ोन किए मैंने, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने कोई रिप्लाई नहीं करा, कोई आया नहीं उस टाइम पे। पर मैं कहूँगी उस परमपिता परमात्मा की कृपा थी मेरे ऊपर कि ज़ोर-ज़बरदस्ती या एक बच्चे होने के नाते मैंने अपने मम्मी-पापा से जिद करा। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो मेरे पापा को इतना विश्वास भी नहीं था कि वहाँ भी कुछ होगा। उन्हें लग रहा था कि ये वैसे ही कर रही है, ऐसे ही कुछ हल्का-फुल्का सा होगा। तो वो खाना भी खा के घर से गए थे। उन्हें लग रहा था वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने खाना-वाना अपनी मम्मी से कहा कि तुम बनाओ, मैं खाना-वाना खा के आराम से तब चलूँगा। 10 बजे का टाइम था, वो लगभग 2 बजे वहाँ पर आते हैं, जब वो खाना-वाना सब खत्म हो जाता है। 2 बजे आते हैं तो वेन्यू भी पूरा भर जाता है। वेन्यू भर गया, उन्हें पीछे बैठने की जगह मिलती है। पूरा फंक्शन उन्होंने देखा, कुछ बातें शायद समझ में आई होंगी, कुछ बातें नहीं समझ में आई होंगी। तो मतलब फंक्शन के एंड तक भी उनका रिएक्शन सेम ही रहा कि चल ठीक है, अब तो हो गई तेरी पूरी, अब हम चलें घर? मैंने कहा नहीं अभी नहीं चलना, अभी रुको, अभी मेरा लीडर का सम्मान होगा और अभी महागुरु जी हैं, कृष्ण सर आए हुए हैं, उन सर से आपको मिलना है। रुक नहीं रहे थे और बड़ी ज़बरदस्ती जैसे-तैसे करके मैंने अपने मम्मी-पापा की बात लास्ट में कृष्ण गुरु जी आए हुए थे, उनसे करवा दी। सिर्फ़ 2 मिनट महागुरु जी ने आशीर्वाद दिया और 2 मिनट में ही पता नहीं क्या हुआ पापा को कि उन्हें लगा कि हाँ भाई ये करना चाहिए। हाँ भाई इस काम को कर सकते हैं, ये काम सही है। तो वो फंक्शन मेरे जीवन का बिल्कुल टर्निंग पॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे हर मीटिंग में मैं अकेला महसूस करती थी, हर मीटिंग में मुझे ये लगता था कि मैं भीड़ में भी अकेली हूँ। फिर उस फंक्शन के बाद मेरे पापा ने मेरे साथ काम करना शुरू करा। वो हर मीटिंग में मुझसे पहले तैयार होने लग गए कि चल तुझे मीटिंग में नहीं चलना, चल मैं तेरे साथ चलूँगा। इस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया। मुझे मेरी लिस्ट पे कोई आ नहीं रहा था और मेरे पापा को प्लान दिखाना आता नहीं था। यानी कि लिस्ट तो मेरे पापा की थी और प्लान मैं करती थी। तो स्टार्टिंग में मैंने और मेरे पापा ने टीम के साथ जो कहते हैं जोड़ी बनाना, तो मैं कहूँगी दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी ये बनी थी बाप और बेटी की। हम दोनों ने मिलके काम करना शुरू किया। पापा ने बिल्कुल मेरे जैसे शैलेंद्र फौजी जी की आपने स्टोरी सुनी होगी, वो पार्ट सुबह घूमने जा रहे हैं तो 2-4 लोगों को लेकर आ रहे हैं, नाश्ते पे आ रहे हैं तब 2-4 लोगों को लेकर आ रहे हैं, डिनर पे आ रहे हैं तो 2-4 लोगों को लेकर आ रहे हैं। सेम बिल्कुल ये प्रोसीजर हमारे घर पे भी चला। हमने एक रूम बिल्कुल प्लान के नाम का ही रख दिया। वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक को पकड़ के लाते रहे और मैं सिर्फ प्लान करती रही। क्यों? क्योंकि उन्हें प्लान दिखाना नहीं आता था और मेरी लिस्ट नहीं थी। तो हम दोनों की जो पापा और मेरी जो कमी थी वो पूरी हुई और उसका रिजल्ट भी निकला। धुआंधार तरीके से जब मैंने इस बिज़नेस में स्टार्टिंग की, तो धुआंधार तरीके से काम भी हुआ। अभी तक की करियर में अगर मैं बात करूँ, तो लगभग 4 से 5 टारगेट हैं जो मैंने किए हैं, धुआंधार तरीके से हुआ। बहुत बेहतरीन काम चला और ऐसा लगा कि इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गई थी मुझसे, जो मैं आज महसूस करती हूँ, उस टाइम पे तो नहीं हुआ था। लोग तो बहुत जुड़े उस टाइम पे, खूब लोग आए। अगर मैं अपने पापा जी की लिस्ट से बात करूँ, तो लगभग 150 लोग ऐसे थे, जो मेरे पापा जी की लिस्ट से आए थे और बाकी जो फैमिली-वैमिली थी, वो तो अलग ही थी। तो बट उन 150 लोगों में से कोई भी बंदा सिस्टम से अटैच नहीं था। उन लोगों ने डीडी तो दे दी थी, ना तो कोई ट्रेनिंग में आता था और ना ही कोई संडे प्लान में आता था और इसका ये रीज़न हुआ कि वो लोग लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहे। और पापा जी को भी यही लगता था कि ये सिर्फ़ सीखने का काम है, ये सिर्फ़ जोड़ने का काम है, ये सिर्फ़ जोड़ने का काम है। तो जोड़ते हम चले गए, 4-5 हमारे टारगेट हो गए। पर
बीच में क्या हुआ, जब वो लोग सिस्टम पे नहीं आ पाए, जब वो लोग अपलाइन से कनेक्ट नहीं हो पाए, तो बिज़नेस थोड़ा-सा डाउन जाना शुरू हो गया। और ना सिर्फ इस वजह से डाउन गया, एक मैं कहूँगी पर्सनल भी प्रॉब्लम हो गई थी। पापा जी को मेरे थोड़ा-सा दिक्कत होने लग गई थी मुँह पे, ज़बान के अंदर। तो हमें लगा वैसी ही हो गई होगी, ज़बान कई बार वैसे भी कट जाती है जब हम लोग बोलते हैं। तो हम लोगों ने इतना उसको इतना सीरियस नहीं लिया। पर जब उसका टेस्ट करवाया तो बहुत ही भयंकर तरीके से वो रिपोर्ट आई, और वो रिपोर्ट ऐसी आई कि बिल्कुल पैरों के नीचे से हमारी ज़मीन खिसक गई। उस रिपोर्ट में ये आया कि आपको मुँह का कैंसर है, और ये बात है मार्च 2018 की लगभग। मार्च 2018 में हमारा नेशनल कन्वेंशन हुआ था, मैं लखनऊ गई थी, और वहाँ पे मुझे एज़ अ टारगेट अचीवर सम्मानित भी किया गया था। उस फ़ोटो में भी पापा मेरे साथ थे। लेकिन उसके बाद जब हमने आके रिपोर्ट देखते हैं हम, तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई कि भई इनको कैंसर है। और कैंसर अभी तो यही है कि हम लोग बहुत डर जाते हैं कि बहुत ही भयंकर बीमारी है, और वाक़ई में ही भयंकर बीमारी है भी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरा फ़ोकस थोड़ा-सा बिज़नेस से हट गया। मैंने सर से भी बोला, मैंने कहा सर मुझे कुछ टाइम का समय चाहिए, क्योंकि घर में और कोई है नहीं। मैं हूँ, मतलब सारे काम मैं और मेरे पापा जी ही करते थे। मतलब वो पैसा कमाते थे, और जो और सारे काम हैं, बिजली का बिल, बैंक का बिल, और ऑफ़िस और तहसील और जो भी गैस कनेक्शन-वनेक्शन जो भी काम हैं, वो सारे मैं ही करती थी अपने परिवार के। तो अब पापा जी की तबीयत खराब हुई, तो लोगों ने सजेस्ट किया कि भई आप देहरादून जाओ, आप दिल्ली जाओ, आप एम्स में जाओ, और गुरु तेग बहादुर, पता नहीं कौन-कौन से हॉस्पिटल थे। आप राजस्थान जाओ, आप यहाँ जाओ। जहाँ भी जिसने बताया, जितना भी मुझसे हो पाया मैं गई। और बिज़नेस की तरफ से आईडी तो लग रही थी, टीम तो थी, लेकिन मैं उतना फ़ोकस नहीं कर पा रही थी। तो उस टाइम पे भी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जब मैंने इस काम को, मतलब मन से तो था, मन से तो 1% भी नेगेटिविटी नहीं आई, लेकिन मैं प्रैक्टिकली, या मैं कहूँ कि मैं वहाँ तन से नहीं थी। उस टाइम पे ये काम सँभाला मेरी टीम ने, और उस टाइम पे काम सँभाला मेरे अपलाइन ने। और तब मैं सोचती हूँ, मैंने कहा अगर मैं कहीं जॉब कर रही होती, तो शायद मेरी जॉब अब तक छूट गई होती। अगर मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी होती, तो इतनी लंबी मुझे मेडिकल लीव नहीं मिल सकती थी। अगर हम किसान होते और हमारे परिवार में ऐसी दिक्कत आ जाए, तो ऐसा कोई सा किसान नहीं है जो 1 साल तक अपने खेत पे ना जाए और उसकी फसल उसे फल दे दे। ऐसी कोई सी नौकरी नहीं है, ऐसी कोई सी दुकान नहीं है कि हम 1 साल तक अपनी दुकान पे ना जाएँ और वहाँ से हमें अचीवमेंट आना शुरू हो जाएँ। तो जब मैं और पापा हर दूसरे दिन हम लोग एम्स में जाते थे, दिल्ली में जो है, और तो एक दिन जब बहुत परेशान हुए, जब पापा को ये लगने लगा कि अब शायद मुश्किल होगा, तो वो इस दिक्कत में थे कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चों का कैसे होगा? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चल बता तेरी। तो उस टाइम पे जैसे मैं बात कर रही थी, तो मैंने अपनी जब, क्योंकि पैसे के लिए मैंने इतना सेफ शॉप को जॉइन नहीं किया था। मुझे तो बस ये था कि भाई पार्ट टाइम में कुछ मिल जाए, पैसों की तरफ से इतना फोकस नहीं था। पर जब पापा ने ये कहा कि भाई तू अपनी मुझे दिखा के इस महीने की इनकम कितनी है, तो मैंने कहा इनकम क्या होगी, आपको तो पता है मैं तो दिल्ली डेली आपके साथ दिल्ली जा रही हूँ एम्स में, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहां जा रहे हैं। पर फिर भी महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद की वजह से और मेरी जो दमदार धुआंधार टीम काम कर रही थी, उस महीने की इनकम मेरी 20,500 रुपए थी। तो मैंने कहा अभी तो पापा इतनी है बस, और आपको पता है कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, और जब मैं काम करूंगी तो ये बढ़ जाएगी। तो उस टाइम पे 20,000 रुपए अगर इतने ज्यादा नहीं थे, तो इतने कम भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही गए गुजरे होते हैं। ना करने में अगर इतना भी आ रहा है तो वो बहुत था, और मैंने कहा ज्यादा नहीं है। तो पापा को ये लगा कि चलो अगर मुझे कुछ हो भी जाता है बाई चांस, तो मेरे बच्चे सुरक्षित जगह पे हैं, मेरे बच्चे एक सुरक्षित हाथों में हैं। आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी अवधेश यादव जी की और श्याम सुंदर दास जी की, कि वो लोग आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें पैसा जा रहा है। अवधेश यादव जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वो डायमंड बने हैं। तो ये प्रैक्टिकल ही मैंने अपने जीवन में जिया है इसको। और आज भी मेरे पापा की आईडी लग रही है, आज भी उनकी आईडी पे काम चल रहा है। हम लोग जब ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो कैंसर ही होता है, वो जंग हम लोग हार गए।
और बहुत ही दुखद घटना मेरे जीवन में हुई, या मैं कहूँ कि एकदम पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और पापा जी हमारे बीच में नहीं रहे। उस टाइम पे क्या हुआ, जैसा कि समाज, लोग बाग, रिश्तेदार सब आ आके एडवाइस देने लगे कि एक काम करो सीमा, अब तो तुम अपने घर में बड़ी हो और ये तो चलो जो है ही, ये तो जो चल रहा है, क्योंकि लोग बाग इसे इतना सीरियस नहीं लेते। उन्होंने कहा कि ये तो पार्ट टाइम में है, अब तू एक काम करना, तू कहीं नौकरी करना शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी नहीं करोगी तो घर का काम कैसे चलेगा, तुम्हारे पीछे ये 3 जने भी हैं, 4 जने भी हैं। तो मैंने कहा वैसे तो ये सही कह रहे हैं, 3-4 जने हैं, घर कैसे चलेगा। पर उस टाइम पे भी मुझे, मैं कहूँगी उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद या मेरे पापा का आशीर्वाद था कि मुझे सद्बुद्धि आई और मैंने नौकरी करने का डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि मेरे साथ ये सिर्फ 3 लोग नहीं थे। उस टाइम पे मेरे साथ जो 500-700 लोगों की टीम थी, मैंने कहा इनका क्या होगा, ये लोग विश्वास से मेरे साथ आए हैं, इनका क्या होगा, इन्हें मैं कैसे कह दूं। इन लोगों ने सिर्फ मुझे डीडी नहीं दी है, इन लोगों ने अपना एक विश्वास दिया है, अपने एक जीने की उम्मीद दी है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, बिजनेस डाउन जाएगा या बिजनेस अप जाएगा, हम घी रोटी नहीं खाएंगे तो हम नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन मम्मी मैं काम सेफ सोप में ही करूंगी। और आज तक का भी रिकॉर्ड है, लगभग 1.5-2 साल होने वाले हैं पापा को। अगर हम 4 बहन भाई हैं, मैं ही सबसे बड़ी हूँ, इससे अलग सेफ सोप से अलग कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। अगर आज हमारे घर में नमक भी आएगा, मिर्च भी आएगी, तो वो भी सेफ सोप से ही आती है। या मैं कहूँ कि अगर 10 रुपए का सामान आ रहा है वो भी, और 10,000 का सामान आएगा वो भी, वो सिर्फ और सिर्फ सेफ सोप की वजह से होता है। और ये इस वजह से हो पाया कि उस स्ट्रगल के टाइम में मुझे यहाँ से जो हमने पढ़ा है ना पैसिव इनकम, वो पैसिव इनकम मैंने जी है। और मैं सेफ सोप को छोड़ कैसे देती। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारी जिंदगी ने हमें ऐसा दिन दिखाया। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं कहाँ से मोटिवेशन आया, मेरे पापा का सपना था। मेरे पापा कहते थे कि तुझे यहाँ पे कामयाब होना है, और तू 10,000 की क्या बात कर रही है, तू जितने पैसे बोलेगी मैं उतने पैसे लगाऊंगा, और बस तुझे काम करके दिखाना है, तुझे रिकॉर्ड बना के दिखाना है। क्योंकि जब हम छोटे थे वो बचपन से ही कहते थे कि मेरे 4 बच्चे हैं, और 4 बच्चों में से अगर मेरा एक भी बच्चा कामयाब हो गया तो मुझे पता है बाकी 3 उसके पीछे अपने आप हो जाएंगे, और अगर एक बेकार हो गया तो ये भी पता है बाकी 3 भी उसके पीछे अपने आप ही बेकार हो जाएंगे। ये उन्हें उम्मीदें थी। और जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि एक बच्चा, तो बड़ी तो सबसे मैं ही थी। तो अब इसमें ऐसा तो होता नहीं है कि कोई डायरेक्टली मुझे पिंच करके कहेगा तभी मुझे ये चीज समझ में आएगी कि हाँ भाई ये तुझे ही कही जा रही है। ये चीज मुझे समझ में आई, मैंने कहा ये कहीं ना कहीं मुझे कह रहे हैं। और अगर उस टाइम पे मैं नौकरी करने का डिसीजन ले लेती तो शायद कुछ भी ना होता। दाल रोटी तो क्या आप लोगों को पता है, 10-20 हजार रुपए की भी नौकरी नहीं लगती, और लग भी जाती तो 10-20 हजार रुपए में कुछ होने वाला नहीं है। महागुरु जी लोगों ने साथ दिया, कृष्ण महागुरु जी, रविंद्र सर, सुरजीत सर घर पे आए और इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, एक परिवार के रूप में आपके साथ हैं, और आप काम करो। जैसे मेरे सर के ऊपर मेरे पिताजी का हाथ था, उसी दिन वैसे ही हाथ मेरे सर के ऊपर कृष्ण महागुरु जी ने रखा। और आज भी मुझे पता है वो डायरेक्टली मेरे साथ रहे ना रहे, लेकिन वो इनडायरेक्टली हमेशा वो मेरे साथ रहते हैं। अगर गलती से भी मेरे मन में कुछ गलत आता है तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि एकदम मेरी आंखों के सामने मेरे महागुरु लोगों का चेहरा आ जाता है एकदम, और मैं वहां पे अपना पैर बढ़ाने से मैं रुक जाती हूँ। ये उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है। काम को करना शुरू करा धीरे धीरे। फिर जिस इंसान को इस बिजनेस में मेंटर मान के मैंने काम करना शुरू करा था, जिनके साथ ये लग रहा था कि हाँ भाई, जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था, जिन पे मैंने अनजाना विश्वास किया था, जिनकी वजह से मैं पर्ल तक आई थी, अचानक क्या होता है, मैं कहूंगी मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और उन्होंने सेप सोप को छोड़ दिया। ना सिर्फ छोड़ा, बल्कि जो, वैसे तो मेरी दोनों लेग बैलेंसिंग थी, क्योंकि मेरे 4-5 जब टारगेट हुए थे तो मुझे पता नहीं था कि चेक लेग और पावर लेग भी होती है। पर जब जो मैं कहूँ मेंटर थे और उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, तो मैंने कहा क्या कुदरत, सारे ही सारे काम मेरे साथ ही होंगे कि जिसको भी अपनी जिंदगी में मैंने आइडल माना है वो ही छोड़ के जा रहा है। कैसे मैं करूंगी, अभी मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई हूँ कि सब कुछ मैं ही अकेले झेल पाऊं। अच्छा, पापा जी गए, सारी जिम्मेदारी आ गई। फिर जो हमारे अपलाइन थे, जो हमारे मेंटर थे, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने भी सेफ सोप को छोड़ दिया। उन्हें शायद ये लगता होगा कि जो मेरा मान सम्मान यहाँ है वो वहां भी होगा, जो टीम मेरी यहाँ है वो वहां भी होगी, तो वो गए।
उन्होंने क्या करा, टीम को तोड़ना शुरू करा। खुद अकेले नहीं गए, मैंने कहा चलो अकेले चले जाते तब भी ठीक थी। जो मेरी एक लेग थी उसके ज्यादा भी नहीं तो 70 से 80 लोगों को, एक पूरा शहर बिल्ड हो चुका था और उस पूरे शहर के वो 70 से 80 लोगों को लेकर चले। 70 से 80 लोग जब मेरी टीम से टूटे तो एकदम बिजनेस में मैं कहूंगी कि एकदम डाउनफॉल आया। और जो चेक की हिस्ट्री थी वो भी थोड़ा-सा डाउन होनी शुरू हो गई। फिर मैंने सर लोगों से भी बात करी, मैंने कहा सर अब कैसे होगा? क्योंकि ये मेरा तो घर ही सेफ-सोप से चलना है। तब महागुरु जी लोगों ने समझाया। अच्छा बहुत मुश्किल होता है कि जब हमने किसी को एक बार मेंटर चुन रखा है, वो हमारे जीवन से चला गया, फिर किसी और को मेंटर चुनना, किसी और को वही सारी बातें देना, बहुत मतलब अगर हम पर्सनली फील करें तो बहुत समझ में नहीं आता क्योंकि ये कोई खेल नहीं है। मेंटर ऐसा नहीं होता कि हमने मुँह से कह दिया कि जी आप हमारे मेंटर हो, आप मेरे गुरु हो और आपसे हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब अगर मैं कहूँ फीलिंग्स की बातें हैं। उनको बिल्कुल समर्पण था, जिन्होंने मतलब ऐसा मैं कहूँगी विश्वासघात भी मैं कह सकती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि भगवान उनका कभी बुरा ना हो, उनके साथ अच्छा ही हो, जो हो सकता है। हमारा तो जो होगा हम देख लेंगे। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ, वो गए। हालाँकि कुछ टाइम बाद उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हुई और उन्होंने माफ़ी वग़ैरह माँगी महागुरु जी लोगों से और वो वापसी से एक शॉप में आए। तो मुझे फिर से एक उम्मीद जगी, मैंने कहा अब शायद काम हो जाए, जो बैकअप आया है अब काम हो जाए। लेकिन फिर ऐसे ही हुआ कि वो पता नहीं किस इंटेंशन से आए थे, दोबारा उन्होंने सेफ शॉप को जॉइन करी, वो फिर किसी और कंपनी में चले गए और इस बार भी वो अकेले नहीं गए, इस बार भी वो मेरी टीम को ही लेकर गए। मैंने कहा इन्होंने तो तगड़ी गुरु दक्षिणा दी है मुझे या पता नहीं मेरे से गुरु दक्षिणा ली है। समझ में नहीं आ रहा था मुझे, मैं तो यही सोच रही थी मैंने कहा आप ले जाओ, आप जितना कर सकते हो आप उतना करो। और क्योंकि मैंने मेंटर चुन लिया था तो मैं चाह कर भी नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे कैसे इन्हें गलत बोलूँ, कैसे मैं इन्हें कुछ कह दूँ। मैंने कहा जो होगा इनका होगा, भगवान बस इनका भला करे, मैं तो काम करती रहूँगी। उस टाइम पे जब 2 बार टीम टूटी, ये बिल्कुल ऐसा होता है कि कहीं अगर हमारे चोट लगी हुई हो और धीरे-धीरे वो ठीक होने वाली हो और फिर उसी जगह वापसी आके उतनी ही भयंकर चोट लग जाए, तो आप महसूस कर सकते हैं कि कैसा दर्द होगा। दूसरी साइड मैं फैमिली की तरफ से भी डिस्टर्ब थी। तीसरी साइड समाज में भी कुछ और बहुत सारी बातें चलती हैं। तो धीरे-धीरे पर ख़ैर जो हुआ ऐसा मैंने सुना था, सभी लोग कहते थे महागुरु जी कृष्ण सर का चेहरा मुझे ध्यान आता था बार-बार, सुरजीत महागुरु जी का चेहरा ध्यान आता था। मैंने कहा जो होगा अच्छा ही होगा। हम लगे रहे, धीरे-धीरे लगे रहे, फिर टारगेट भी आए। तो जहाँ मेरे 4-5 टारगेट हो रहे थे, फिर बीच में टारगेट भी होने बंद हो गए और लोगों के टारगेट हो रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि तेरे तो टारगेट नहीं हो रहे हैं। पर फिर मैंने अपने आप महसूस किया, सब लोग कह रहे थे कॉम्पिटिटर चुनो, कॉम्पिटिटर चुनो। मैंने कहा कॉम्पिटिटर तो हम तब चुने ना जब गाड़ी बिल्कुल जैसे सपोज हम लोग रेस कब लगाएंगे जब हमारी गाड़ी बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे होगी। सपोज हमें आगरा जाना है और हम यमुना एक्सप्रेस वे पे हैं तो दोनों गाड़ी का यमुना एक्सप्रेस वे पे होना बहुत जरूरी है, तभी हम उस पर रेस लगा सकते हैं कि कौन पहले पहुंचेगा और कौन बाद में पहुंचेगा। मैंने कहा सर मेरी गाड़ी तो अभी गड्ढे में है और मैं इनके साथ कैसे रेस लगा लूं जो इतनी 150 की 200 की स्पीड से दौड़ रही है। पर ये मोटिवेशन मैं अपने आप को देती थी, कभी मैंने टीम से ये बातें डिस्कस नहीं की हैं और ज्यादा मैंने अपलाइन से भी ये बातें डिस्कस नहीं की, मैं अपने आप को मोटिवेशन देती थी। मैंने कहा एक दिन ऐसा होगा कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आएगी और बिल्कुल कंपटीशन करेंगे, बिल्कुल गाड़ी एकदम हाईवे पे दौड़ेगी, 180 नहीं 280 की स्पीड से दौड़ेगी। और क्यों? क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता था, मेरे पापा का चेहरा मेरे सामने आता था कि ये सपना सिर्फ तेरा नहीं है, ये सपना मेरे पापा का था, ये सपना उन लोगों का है जो हज़ारों लोग मेरे पीछे आ चुके थे। तो मैंने कहा गलती से भी कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि उसका रिज़ल्ट अच्छा ना हो। मैं लगी रही इसमें। वेन्यू भी डाउन हुआ, टारगेट भी बंद हो गए, अचीवमेंट भी कम हो गए, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं लगी रही धीरे-धीरे।
और जैसा कि फिर महागुरु जी लोगों के द्वारा काउंसलिंग हुई, फिर मैंने सर को बात भी बताई। मैंने कहा, "सर, गाड़ी एक बार आप हाईवे पे आ जाने दो, गड्ढे से निकल जाने दो, बिल्कुल कॉम्पिटिशन करेंगे, बिल्कुल आगे निकलेंगे।" और ये बात कृष्ण महागुरु जी से भी मैंने बोली थी। नोएडा हमारी मीटिंग हुई थी, तो सर ने भी कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सीमा, हमें पूरा विश्वास है, तू करके दिखाएगी। और इसी एक लाइन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने काम को फिर से करना शुरू करा। फिर से ये शुरुआत करी। मैंने कहा, सर, आज मैं मान रही हूँ कि मैंने दोबारा से सेफ शॉप को जॉइन करा है। सिस्टमैटिक तरीके से जो सर ने बताया, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो करना शुरू किया। तो धीरे-धीरे अचीवमेंट्स भी आने शुरू हुए। अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूँ, मैंने यहाँ से गाड़ी ली। मैंने क्या ली? महागुरु जी लोगों का आशीर्वाद, महागुरु जी लोगों ने दिलवाई। पापा ने कहा था कि तू इस गाड़ी से करियो। तुझे स्कूटी चलानी नहीं आती थी। हालाँकि गाड़ी चलानी मुझे आज भी नहीं आती है, पर गाड़ी ले ली थी क्योंकि अलग-अलग शहरों में जाना होता था, तो एक व्हीकल होना ज़रूरी है। मैंने गाड़ी ली, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे साथ-साथ टीम में भी काफ़ी अचीवमेंट आए। हमारे बीच में वकील साहब हैं, वकील साहब ने गाड़ी ली और बहुत सारे भी थोड़ा बच्चे हैं, तो गाड़ियों की संख्या कम है, बाइक की संख्या ज़्यादा है। काफ़ी सारे लीडर्स हैं जिन्होंने यहाँ से बाइक ली है, मोबाइल लिए हैं, लैपटॉप लिए हैं। और ये क्या है, ये तो डे बाय डे अचीवमेंट्स हैं, ये तो बढ़ने ही हैं, ये तो एक स्टेप है। अभी ये मैं कहूँगी अचीवमेंट्स भी क्या महागुरु जी, ये तो टूल्स हैं, ये हमारे बिज़नेस के लिए होने ज़रूरी हैं। अगर मैं यहाँ अपने मैं बताऊँ जो मैंने अचीव किया है, यहाँ से मुझे एक बहुत अच्छा परिवार मिला है, मुझे यहाँ से मान-सम्मान मिला है, जैसे कि आप देख पाएँगे सिल्वर का सम्मान हुआ, वाक़ई बहुत बड़े स्टेज डायमंडशिप का स्टेज था वो। उसके बाद फिर गोल्ड का सम्मान होता है मेरठ में, फिर मेरा पर्ल का सम्मान हुआ, जब मेरी 500 लोगों की लगभग 600 लोगों की टीम थी और उसके बाद फिर टोपाज का सम्मान हुआ, हज़ारों लोग आए और मुझे वाक़ई ऐसा महसूस हुआ कि जो स्टार्टिंग में मुझसे बात बोली गई थी कि हज़ारों लोग तुम्हारे सामने होंगे, तुम्हारे हाथ में माइक होगा और तुम बोल रहे होंगे, तो इस सपने को हकीकत होते हुए मैंने देखा है। लेकिन ये सब हो क्यों पाया? क्योंकि मुझे यहाँ पे साथ मिला, जो मेरे लिए बेस्ट अचीवमेंट था, मुझे यहाँ पे माहौल मिला। अगर मैं सेफ शॉप से अलग जो हमारे परिवार की कंडीशन थी, शायद अगर मैं किसी और फील्ड में होती, तो बुरे से शायद बुरा भी हो सकता था। लेकिन सेफ शॉप में होने की वजह से यहाँ मुझे बड़े भाई मिले, यहाँ मुझे छोटे भाई मिले, यहाँ मुझे बहुत लोगों का सपोर्ट मिला। अगर मैं बात करूँ तो ना सिर्फ़ अपलाइन्स हैं हमारे बीच में, महागुरु जी रविंदर सर हैं, अरविंद गुरु जी हैं, सुरजीत महागुरु जी हैं। इन तीनों लोगों का सपोर्ट बिल्कुल मेरे जीवन में ऐसे ही रहा कि अगर मतलब शब्द लिखें, इनकी शख्सियत अगर हम लिखने पे आ जाएँ तो ग्रंथ भी कम पड़ जाएँगे। मैं सिर्फ़ एक ही शब्द यही कहती हूँ कि ऐज़ अ ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे वो तीनों लोग, वो तीनों परमात्मा इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, इस ब्रह्मांड का सृजन कर रहे हैं, ऐसी महागुरु जी लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल ब्रह्मा, विष्णु, महेश का किरदार निभा रहे हैं। इसके बाद लक्ष्मण महागुरु जी हैं। लक्ष्मण महागुरु जी ने हमेशा बिल्कुल परिस्थिति चाहे कैसी भी रही हो, महागुरु जी हमारे घर की एक-एक परिस्थिति से वाकिफ़ हैं। पापा के ना रहने के बाद भी एक ऐसी भयंकर घटना हुई कि शायद मैं आप लोगों के सामने कह भी ना सकूँ और उस परिस्थिति में भी जब कोई भी साथ नहीं था, कोई भी सबने ये कह दिया हमें फ़ोन मत करना, हमसे बात मत करना। उस परिस्थिति में भी लक्ष्मण महागुरु जी खुद मुझे फ़ोन करते थे। ये महागुरु जी का एहसान और सिर्फ़ उनका ये फ़ोन करना मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकती हूँ। मेरा रोम-रोम अगर महागुरु जी का रण उतारना चाहे, तो वो उतार नहीं सकता। ये चीज़ मुझे यहाँ से मिली है, जो सेफ सोप रूपी परिवार से मुझे मिली है ज़िंदगी में और कोई चीज़ मुझे ये दे नहीं पाती।